मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर डेली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूं ना, आपका सीजी व्यापम हो या सीजी पीएससी हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अधिकतर प्रश्न तो इनके जो पुराने प्रश्न पत्र है दोनों के ही, मतलब सीजी पीएससी सीजी व्यापम, तो दोनों से ही पूछे गए जो प्रश्न है मैं अधिकतर उन्हीं को लेता हूं और कुछ उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां मैंने लिया है आज के इस वीडियो में, कौन सा जनजातीय नृत्य शिकार नृत्य है। तो देखिएगा हमारा जो छत्तीसगढ़ है भाई, ये जनजातीय बाहुल्य राज्य है। तो यहां से इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं जनजातीय, उनके संस्कृति से रिलेटेड। तो नीचे ना कुछ नृत्य दिए हुए हैं, तो कौन सा नृत्य शिकार नृत्य है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो देखिएगा जो दमनच है ये कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। दमनच डंडारी ये भी जो है डंडा नृत्य है एक प्रकार का। माओ पाटा पारदी, अच्छा ये जो पारदी है ना, ये एक जनजाति का नाम है पारदी। और ये जो पारदी है इसका पारंपरिक कार्य क्या है, काले पक्षी का शिकार करना। पारदी का मतलब ही होता है शिकार करना, लेकिन यहाँ पर पारदी जो है कोई नृत्य नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर होगा, माओ पाटा। माओ पाटा जो बस्तर क्षेत्र में किया जाता है। तो जो माओ पाटा है ये शिकार नाटिका नृत्य है, मतलब कि नृत्य है लेकिन एक नाटक के रूप में इसको मंचन किया जाता है। मतलब कि एक ऐसा दृश्य दिखाने की कोशिश किया जाता है कि जो आदिवासी हैं वो शिकार करने गए हुए हैं गौर नामक पशु का, और फिर वो जो गीत वीत चलता रहता होगा और थोड़ा सा जो नृत्य और नाटक का जो मेल होता है ना, तो उस टाइप का ये नृत्य है। तो ये शिकार नृत्य या शिकार नाटिका इसको हम बोल सकते हैं, माओ पाटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है। देहरौरी देहरौरी, तो आप लोग जल्दी से बताइए देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है, किस त्योहार के समय बनाया जाता है। तो ये जो देहरौरी है ना, ये क्या कहते हैं, मीठा गुलगुला इसको भी बोला जाता है। मीठा गुलगुला मतलब ये आटे से बनता है, थोड़ा सा मीठा होता है एक तरह से, मतलब ना छत्तीसगढ़ी मिठाई कहना चाहिए, रसगुल्ला टाइप का। वैसा हालांकि नहीं होता है। ये जहाँ तक ना चावल के आटे से बनता है, मैंने शायद आटा बोला ना, तो ये ना गुलगुला भी बोला जाता है, रसगुल्ले के समान कुछ ऐसा होता है। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये पितृपक्ष के समय मनाया जाता है। कब, पितृपक्ष। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना अभी जो सीजीपीएससी का लास्ट एग्जाम हुआ था ना 14 फरवरी, वहाँ पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देहरौरी कब मनाया जाता है भैया, पितृपक्ष में मनाया जाता है। बाकी दीपावली कार्तिक मास में मनाया जाता है। विवाह के टाइम पर इस तरह का कोई स्पेशल व्यंजन तो नहीं है। बाकी नवाखाई जो अपना पोला पोला मनाया जाता है ना, बस्तर क्षेत्र में उसको नवाखाई के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। जल्दी से इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ को वैदिक काल में, जिस समय भारत में वैदिक आर्य आए, तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिएगा इस समय ना जो वैदिक आर्य थे वो भाई छत्तीसगढ़ से परिचित ही नहीं थे। वो शुरू में तो सप्त सैंधव प्रदेश में आए, पंजाब उसके आसपास के क्षेत्र में, धीरे धीरे बाद में उत्तर वैदिक काल में ये जो है गंगा के मैदानी भागों में आने लगे। तब भी ये लोग छत्तीसगढ़ से उतने ज़्यादा परिचित नहीं थे। हाँ, इस तरफ जो पर्वत श्रृंखला है ना, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, तो वो उनको मालूम था, चूंकि दिशा ये दक्षिण होता था, तो ये दक्षिण को जाने वाला मार्ग, तो इसको दक्षिणा पथ बोला जाता था। और ये जो उत्तर वैदिक काल है, वो जो विंध्याचल पर्वत है और इस तरफ का जो पूरा एरिया है, ये हिरण के लिए काफी फेमस है, इस टाइप से जिक्र मिलता है। लेकिन इसको कोई उन्होंने स्पेशल नाम नहीं दिया था, क्योंकि इस क्षेत्र में उनका आगमन नहीं हुआ था। तो ये जो कोसल दिया हुआ है, दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ी, तो भाई बाद में हुआ। गुप्त काल में इसको कोसल बोला गया, रामायण काल में इसको क्या बोला गया, दक्षिण कोसल बोला गया, बाद में छत्तीसगढ़ बोला गया। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष
दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? मतलब आपको बताना है कि राजनांदगांव जिले का गठन कब हुआ। तो देखो राजनांदगांव ना हमारे छत्तीसगढ़ का, मतलब छत्तीसगढ़ उस समय बना नहीं था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र, तो उसके अंतर्गत बनने वाला ये 7वां जिला था। तो कब अस्तित्व में आया, मतलब कब दुर्ग जिले का विभाजन हुआ? जल्दी से आप लोग पहले तो कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। देखिएगा ये जो वीडियो है लाइव तो नहीं है, लेकिन आप लोग जो है अपने संतुष्टि के लिए नीचे आंसर करिएगा। मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो को पॉज करिए, जैसा भी आपको संभव हो सके। आप लोग ऐसे आंसर लिखोगे ना, आपके दिमाग में वो चीज छपता रहेगा और आपको जो है याद होता रहेगा। कभी भी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको फट से याद आ जाएगा कि मैंने हेमंत सर के वीडियो में जो है इसका आंसर दिया था, तो ऐसे याद आ जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 1973 में जो है इसका गठन हुआ था, दुर्ग जिले का दुर्ग जिले का विभाजन हुआ था 1973 में, और राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुफा को पहले गोपनसर गुफा के नाम से जाना जाता था? देखो ये जो गोपनसर है ना, ये स्थानीय नाम भी इसको बोला जाएगा, स्थानीय नाम। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए किसको गोपनसर बोला जाता था। तो देखिएगा सिंघनपुर गुफा, ये तो भाई अपना कहाँ पर है, रायगढ़ में है, शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। जोगीमारा की गुफा ये आपका रामगढ़ की पहाड़ियों में है। कुटुमसर की गुफा ये बस्तर क्षेत्र में है, बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। सीता बेंगरा की गुफा ये भी जो है अपना रामगढ़ की पहाड़ियों में है। तो ये जो कुटुमसर की गुफा है ना, जिसकी खोज किसने की थी भाई, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने, तो इसी को जो है गोपनसर बोला जाता था, और स्थानीय लोग इसको गोपनसर या फिर अलग अलग नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंस के रूप में नागपुर में किसकी नियुक्ति की गई? तो देखिएगा जो 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, मराठे जो है बुरी तरह से हार जाते हैं, और जो मराठों का जो राज्य होता है, स्पेशली हम लोग नागपुर की बात करेंगे क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो नागपुर के अंतर्गत था। तो जो नागपुर का जो शासक होता है, नागपुर का जो भोसला शासक, वो होता है अल्पवयस्क, छोटा होता है, और उसको जो है पूरे नागपुर एरिया जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी आता था। नागपुर बोलने से ऐसा नहीं कि आज का जो नागपुर सिटी है या फिर नागपुर जिला है वो नहीं, इसमें ना पूरा आपका जो महाराष्ट्र का जो पूर्वी वाला भाग है ना, उत्तर पूर्वी वाला भाग, वो पूरा आता था, हमारा छत्तीसगढ़ आता था। आज का जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्व वाला जो भाग है ना, जो हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, वो पूरा बहुत बड़ा एरिया होता था जो कि भोसला शासकों के अधीन में था। तो अंग्रेज क्या करते हैं 1818 में, चूंकि जो राजा था, भोसला शासक था, वो अल्पवयस्क था, तो अंग्रेज बोलते हैं कि भैया तुम कैसे शासन करोगे, तुम तो छोटे हो, तो हम जो है तुम्हारे संरक्षक बन जाते हैं। तो अंग्रेज वहां पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करते हैं, जिसका नाम आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो कौन था भाई वो ब्रिटिश रेजिडेंट? तो देखिएगा एडमंड, ये तो भैया हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी नियुक्ति हुई थी, हमारे छत्तीसगढ़ में अधीक्षक के रूप में इसकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन आपको बताना है नागपुर में किसकी नियुक्ति हुई थी। नागपुर में ये अधीक्षक था, ब्रिटिश अधीक्षक, और नागपुर में क्या नियुक्त हुआ था, किस पोस्ट के, ब्रिटिश रेजिडेंस। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एगेन्यू ये भी ब्रिटिश अधीक्षक था। इलियट तो ये बहुत बाद में आया। जेनकिंस इसका आंसर है, जेनकिंस। इसको जो है 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में वहां नियुक्त किया जाता है, और इसी के नियंत्रण में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ में होती है। जो एडमंड पहला था, फिर एगेन्यू, तो वो जो है जेनकिंस को रिपोर्ट करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थल पाषाण कालीन शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध नहीं है? भाई सिंघनपुर ये तो है। जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए पहले तो कमेंट बॉक्स में। सिंघनपुर जो कि रायगढ़ जिले में है, ये तो भाई प्राचीन कालीन, मतलब जो प्रागैतिहासिक कालीन, पाषाण कालीन शैलाश्रय के लिए काफी विख्यात है सिंघनपुर। ओंघना ये भी है शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध। बोतलदा भी है। बाकी जो बरम केला है ना, ये इस टाइप का कोई चीज यहाँ नहीं मिला है। बरम केला ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चतुर्भुज विष्णु मतलब विष्णु जी की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूं। तो देखिएगा आरंग जो कि मंदिरों की नगरी है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में है, मल्हार बिलासपुर में, रतनपुर भी बिलासपुर में। तो जो मल्हार है ना, यहीं पर चतुर्भुज विष्णु जी की प्रतिमा प्राप्त
हुई है। काफी बार पूछा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब बिलासपुर भी लगा सकते हो इसके स्थान पर अगर बिलासपुर होता है तो। बाकी अगर मल्हार दिए रहेगा तो मल्हार ही है। अगला क्वेश्चन है, पचराही नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? पचराही, तो ये जो पचराही नामक पुरातात्विक स्थल कहां पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिएगा पचराही कहां पर है भैया, तो ये है आपका कबीरधाम जिले में। कहां पर है? कबीरधाम जिले में, जिसको पहले कवर्धा बोला जाता था। कबीरधाम जिले में क्या है? पचराही। और ये एक पुरातात्विक स्थल है, यहां से काफी कुछ मिला है पुरातात्विक महत्व की चीजें। तो पुरातात्विक स्थल है पचराही, कबीरधाम जिले में। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भेड़िया पत्थर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, भेड़िया पत्थर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जलप्रपात कहां पर है? बलरामपुर जिले में है, भेड़िया पत्थर जलप्रपात। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत किया है तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।